हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम शुरू करने वाले हैं रिएक्ट जेएस की सीरीज़। और ये कंप्लीट हिंदी में होने वाली है और हम बहुत ही इन डेप्थ में जाएंगे, रिएक्ट को पूरा अंडरस्टैंड करेंगे, रिएक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए, बिकॉज जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत क्वालिटी कंटेंट है, बहुत ही डेप्थ में होने वाला है। और ये जो सीरीज़ है रिएक्ट की, ये बहुत ही डेप्थ में जाएगी। फ्रंट एंड लाइब्रेरी है और सिंस कोविड-19 चल रहा है तो इससे आप एक नई स्किल सीखेंगे। दूसरी चीज़, आप इस स्किल के थ्रू पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाइए, आप रिएक्ट की जॉब्स देखिए, गिग्स देखिए, तो आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। आप उससे एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं इस क्वारंटाइन टाइम में, और आप अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करेंगे ताकि जब भी आप फॉरवर्ड में इंटरव्यू देंगे तो आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो गाइस, सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, रिएक्ट को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी बाबा आदम ज़माने में चलते हैं, यानी कि 90s में चलते हैं, जब हमारा इंटरनेट इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था। तब हमारी वेबसाइट्स कैसे बनती थी। तो मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन करी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ इविल। तो ये जो वेबसाइट है ये 90s की वेबसाइट है, यानी कि जब 90s में हमारा इंटरनेट एक्सप्लोर हुआ था, वेब डेवलपमेंट में नए नए एडवांसेस आने स्टार्ट हुए थे, तब की ये वेबसाइट है। और ये स्टैटिक वेबसाइट है, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, सिर्फ इसमें HTML है और CSS है। और ये देख सकते हैं कि भाई इसमें कई सारे लिंक टैग्स यूज़ किए गए हैं, इसमें कोई भी लाइब्रेरी यूज़ नहीं करी गई है। इस तरीके के पहले वेबसाइट्स क्रिएट करती थी। अब हम समझते हैं कि इसके बैकएंड में क्या होता था, बेसिकली क्या होता था इसके बैकएंड में और क्या प्रॉब्लम्स आती थी जिसकी वजह से रिएक्ट हमारे पास अभी आया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। नाउ गाइस, हम समझते हैं कि अब वेबसाइट काम कैसे करती है। तो वेबसाइट को हम समझने से पहले, बताने से पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि वेबसाइट के दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है उसका फ्रंट एंड और एक पहलू होता है उसका बैक एंड। नाउ फ्रंट एंड क्या होता है, जब आप लिखते हैं www.falanadimka.com या फिर www.facebook.com, तो जो आप पहला उसका पेज देखते हैं वो हमारा फ्रंट एंड होता है वेबसाइट का, और जो उसके बैक एंड में जो भी काम हो रहा होता है वो मैकेनिज्म है उसका, वो उसका बैक एंड एरिया होता है। उसका डेटाबेस क्या है और उसके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या यूज़ की गई है, तो बेसिकली सब जो होता है वो बैक एंड का काम होता है। सो किसी भी वेबसाइट बेसिकली इंटरनेट पे क्या होता है। अब इंटरनेट को आप समझ लीजिए एक सरकार है, जैसे कोविड-19 अभी चल रहा है, ठीक है, तो कोविड-19 में लोगों को खाना बांटना होता है, तो सरकार क्या करती है कि भाई एक जगह एक जगह को चुनती है और बोलती है सबसे कि भाई वहाँ आ जाओ, वहाँ हम आपको सारा सामान, जो भी सामान है वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसी तरीके से इंटरनेट पे क्या होता है कि सर्वर्स होते हैं। अब सर्वर्स पे क्या करते हैं कि सर्वर कुछ नहीं, एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसको क्या करते हैं कि हम वहाँ पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कराते हैं। अब होस्ट कराने का क्या मतलब है कि भाई हम वहाँ पे अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट पूरी वेबसाइट को रख देते हैं। अब ये जो क्लाइंट होते हैं, ये कंप्यूटर्स क्या हैं, ये क्लाइंट होते हैं। ये क्लाइंट क्या करते हैं कि भाई उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजते हैं, कि भाई उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे www.falanadimka.com। तो ये जो सर्वर है, ये रिक्वेस्ट है, वो सर्वर के पास जाएगी और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो सर्वर जब रिस्पॉन्ड करेगी तो वो उसको HTML फाइल भेजेगी, CSS फाइल भेजेगी, जावास्क्रिप्ट फाइल भेजेगी। सो ऐसा काम होता है। अब वेब ब्राउज़र क्या करता है कि उस रिक्वेस्ट को रेंडर करता है, उस जो भी हमारी रिस्पॉन्स आया है उसको रेंडर करेगा, जो भी हमारी फाइल्स हैं, और उसको सामने दिखा देगा कि भाई ये हमारी फाइल है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या काम हो रहा है। ठीक है, नाउ गाइस, अगर हम इस वेबसाइट पे एक लिंक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है, तो जैसे ही हमने एक लिंक पे क्लिक किया, एक नया HTML पेज खुला और उसमें हमारा जो भी कंटेंट है वो हमको शो करने लगा। तो बैकएंड में बेसिकली क्या हुआ, चलिए देखते हैं। नाउ जैसे ही हमने उस लिंक पे क्लिक किया था, वैसे ही एक रिक्वेस्ट फिर सर्वर के पास गई, और रिक्वेस्ट गई कि भाई हमको उस पर्टिकुलर लिंक पे जो भी वेब पेज है उसको हमको प्रोवाइड करो। सो जैसे ही सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट गई, उसने फिर क्या किया, HTML भेजा, CSS भेजा, जावास्क्रिप्ट फाइल भेजी। अब वेब ब्राउज़र के पास जैसे ही वो पहुंचा, फिर उसने क्या किया, री रेंडर किया। री रेंडर मतलब क्या किया कि रीपेंट किया अपने ब्राउज़र को, उसको प्रोसेस की, तो जो पुरानी थी वो हट गई, जो नई वेबसाइट, नया वेब पेज गया उसको उसने प्रोसेस किया और उसने शोकेस किया। राइट, आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक। नाउ गाइस, अब हम इस सिचुएशन को, जो वेब ब्राउज़र वाली सिचुएशन, उसको घड़ी की तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को समझिए कि भाई ये घड़ी है, ठीक है, इसमें जैसे ही 1 सेकंड होता है, ये हाथ क्या करता है, इस घड़ी को तोड़ देता है। दूसरे सेकंड में ये फिर से रिकारनेट हो जाती है। रिकारनेट मतलब कि ये अपने आप आ जाती है, अपने आप बन जाती है। तीसरे सेकंड में ये फिर हाथ घड़ी को तोड़ देता है। चौथे सेकंड में ये फिर
रिकारनेट हो जाती है। तो ये काफ़ी बहुत ही अनकन्वीनियंट प्रोसेस है। तो वेब ब्राउज़र के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था 90s में कि भाई आपकी रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने आपको वेब पेज भेजा, फिर से उसने क्या किया, जो पुराना पेज था उसको हटाया, फिर से री रेंडर किया, रीपेंट किया। तो ये काफ़ी हैक्टिक प्रोसेस हुआ करता था। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए भाई कई सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आई, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। क्या क्या उन टेक्नोलॉजीज़ ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया, राइट गाइस। 90s जैसे ही हमारा क्रॉस हुआ, 95 आए, 99 में जब हम आए, तब हमारी वेबसाइट्स में कई सारे इंप्रूवमेंट हुए, जैसे जावास्क्रिप्ट आ गई। अब जावास्क्रिप्ट जब आई तो हमारी वेबसाइट्स में इंटरैक्टिव होने लगी, हम बटन्स क्रिएट करने लगे। फॉर एग्जांपल हम जब से कि यूट्यूब में जाते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लाइक बटन पे क्लिक करते हैं, आप अनलाइक करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इंटरैक्टिविटी आने लगी हमारे में, बटन्स क्रिएट होने लगे, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम करने लगे। और इसके थ्रू क्या करते थे, डॉम जो होता था, डॉम क्या होता है, अगर हम इस वेबसाइट को देखते हैं, जैसे यूट्यूब है मेरा ये, ठीक है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, और इंस्पेक्ट करने के बाद जब आप ये एलिमेंट्स खोलते हैं, तो आप एलिमेंट्स में देखते हैं कि भाई ये जो आपकी ये एलिमेंट है, HTML है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, डॉम कहते हैं। तो हम इसको क्या करते थे कि मैनिपुलेट करते थे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, इंटरैक्टिव बनाते थे इसको। सो ये जो हम HTML को मैनिपुलेट करते हैं, ये डॉम को मैनिपुलेट जो करते हैं, ये बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं हैक्टिक प्रोसेस है। ये इतना इजी नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो जैसे ही हमारी 2000 आया, 2005 आया, 2004 आया, तो हमारी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने लगी कि भाई बहुत ही इंटरैक्टिव करने लगे। तो इसकी वजह से क्या होता था, जावास्क्रिप्ट में बहुत ही ज़्यादा डीबग करने में प्रॉब्लम होती थी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई। अब नई टेक्नोलॉजी क्या थी, चलिए देखते हैं वो क्या थी। अब गाइस, जो हमने बोला ना कि हमारी वेबसाइट थी काफ़ी हैवी होने लगी, बहुत इंटरैक्टिव होने लगी, तो जावास्क्रिप्ट की फाइलें बहुत बढ़ने लगी, लाइक थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड होने लगे। तो उसको डीबग करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, इंटरैक्टिव बनाने में डायरेक्टली मैनिपुलेट करते थे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास एक लाइब्रेरी आई, जिसको हमने बोला भाई jQuery ने क्या कहा कि राइट लेस डू मोर, कम लिखो लेकिन करो ज़्यादा, समझ रहे हो, कम लिखो करो ज़्यादा। तो जब jQuery आ गई तो हमारी जो इंटरैक्टिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई। कई सारे फंक्शंस आ गए बने हुए, बॉयलर प्लेट फंक्शंस आ गए, जिनको आप यूज़ करके डायरेक्टली आप, जैसे क्लिक फंक्शन आ गया, तो आपको क्लिक करने के लिए आपको मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता था। पहले क्या करना पड़ता था कि भाई आपको सेलेक्ट करिए आप किस टैग के थ्रू आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो jQuery बहुत चली बीच में, लाइक 2004, 2006, 2007 में बहुत चली। इवन आज भी लोग jQuery को प्रेफर करते हैं, बट jQuery को अब तो ये ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है बिकॉज ऑफ रिएक्ट और एंगुलर और अदर टेक्नोलॉजीज़। सो jQuery आई। अब jQuery तो आ गई, बट अभी भी ये रिलोडिंग वाली जो प्रॉब्लम थी कि भाई सर्वर से जो हमारी फाइल आती थी, ब्राउज़र को पूरा रिलोड करना पड़ता था। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एजेक्स आ गया। अब एजेक्स क्या होता है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। नाउ अगर हम W3 की वेबसाइट पे चलें और एजेक्स को देखें कि एजेक्स होता क्या है, तो हम समझते हैं कि भाई क्या करता है ये। नाउ गाइस, अब हम W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें एक लाइन लिखी हुई है पहले ही पेज पे कि भाई एजेक्स इज़ अ डेवलपर्स ड्रीम। ये एक ड्रीम की तरह केस है, बिकॉज यू कैन अपडेट अ पेज विदाउट रिलोडिंग द पेज। यानी कि अब आपको पेज को रिलोड नहीं करना पड़ता था, यानी कि आपके जो वेब ब्राउज़र है उसको रिलोड नहीं करना पड़ता था बार बार वेब पेज को, और आप अपडेट कर सकते थे पूरे के पूरे वेब पेज को। आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते थे, रिस्पॉन्स जो भी आता था वो जो होता था बेसिकली क्या होता था कि आपको आपके जो वेब ब्राउज़र उसको रिपेंट नहीं करना पड़ता था। तो ये काफ़ी समझ लीजिए एक बूम हो गई कि भाई एजेक्स एकदम उसने पूरी चीज़ें ही चेंज कर दी कि भाई जो आपका रिक्वेस्ट टाइम था वो बच गया, आपका जो लोडिंग पीरियड था वो बच गया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। और लोग क्या करने लगे, jQuery को बड़ी सी बड़ी वेबसाइटें बनने लगी jQuery और एजेक्स का यूज़ करके, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आप पेज को रिलोड नहीं करना पड़ता था। दूसरी चीज़, डायरेक्टली हम लोग डॉम को मैनिपुलेट कर पाते थे विद jQuery। नाउ एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई jQuery और एजेक्स के यूज़ से। नाउ एजेक्स को रिएक्ट भी यूज़ करता है, बट jQuery के साथ क्या प्रॉब्लम थी, चलिए देखते हैं jQuery के साथ क्या प्रॉब्लम हुई। नाउ गाइस, रिएक्ट और jQuery के बीच में डिफरेंस समझने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव पैराडिग्म क्या होता है। अगर हम रिएक्ट की वेबसाइट पे जाएं तो रिएक्ट ने लिख रखा है यहाँ पे कि रिएक्ट जो है डिक्लेरेटिव है। तो इसका क्या मतलब है, पहले हम इसको समझते हैं। jQuery क्या है, इम्परेटिव है, और डिक्लेरेटिव रिएक्ट है। तो इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, अब इम्परेटिव का मतलब ऐसे समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम दिया जाए,
और आपको कोई काम दिया जाए और आपसे बोला जाए कि भाई ये काम ऐसे होगा और इस काम को जब आप ऐसे करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। फॉर एग्जांपल गड्ढा खोदना है आपको, तो जब गड्ढा खोदना है आपको, तो गड्ढे खोदने को कैसे आप गड्ढा खोदेंगे? गड्ढा खोदने के लिए आपको फावड़ा चाहिए, फावड़े से आप ज़मीन पे आप उसको हिट करेंगे, फिर आप मिट्टी को हटाएंगे, फिर आपको गड्ढा खुद के आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब हाथ में नहीं आएगा बट गड्ढा आपका खुद जाएगा, ठीक है। अब डिक्लेरेटिव क्या कहता है? डिक्लेरेटिव कहता है कि भाई मुझे गड्ढा खोदना है, मुझे ये नहीं बताता है कि डिक्लेरेटिव में कैसे खोदना है। डिक्लेरेटिव में बस बोल देना कि भाई गड्ढा खोदना है और ये होना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है और इस रिक्वेस्ट पे ये काम होना चाहिए। ये नहीं बताता है कि भाई कैसे करना है, ये नहीं बताएगा आपको कैसे करना है, ये बता देगा कि भाई ये करना है, ऐसे करना है। ये जो है ये आप अपने आप हो जाएगा। तो रिएक्ट में क्या होता है कि आप बताते हो कि भाई ये हमको करना है, रिएक्ट जो है उसको आप खुद ब खुद कर देता है, उसको आपको बताने की जरूरत पड़ती कि भाई कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल जब हम डॉम को मैनिपुलेट कर रहे थे, तो जब डॉम को हम मैनिपुलेट कर रहे थे जेक्वेरी के थ्रू, तो हम बताते थे जेक्वेरी में कि भाई इस टैग पे जाओ, इसको मैनिपुलेट करो, कैसे मैनिपुलेट करो ये भी हम बता देते थे बकायदा, कि भाई फंक्शन क्रिएट करते थे, इसके ये होना चाहिए। अब रिएक्ट क्या करता था? रिएक्ट जो था उसने कैसे इसको रिजॉल्व किया, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने क्या किया? वर्चुअल डॉम को क्रिएट किया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ वर्चुअल डॉम। नाउ गाइज हमने देखा कि रिएक्ट, हमने बोला कि रिएक्ट जो है वर्चुअल डॉम का यूज़ करता है। नाउ वर्चुअल डॉम क्या होता है, चलिए देखते हैं। नाउ डॉम को आपको दिखाया मैंने, डॉम कैसा होता है। डॉम क्या होता है? एक ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। देखिए HTML होता है, फिर HTML के अंदर बॉडी टैग होते हैं, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही डॉम होता है बेसिकली। डॉम क्या करता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। जो आप HTML लिखते हैं उसका पूरा एक हायरार्की बनती है, एक डॉम बनती है। तो रिएक्ट क्या करता है कि उस डॉम की एक कॉपी बना लेता है, वो एक वर्चुअल कॉपी बनाता है बिल्कुल हूबहू। दैट इज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रियल डॉम है और ये एक वर्चुअल डॉम है। तो जब हम बोलते हैं रिएक्ट को कि भाई ये रिएक्ट को करना है, तो रिएक्ट क्या करता है कि जो वर्चुअल डॉम क्रिएट किया है उस पर ये पहले अप्लाई करता है। अप्लाई करके वर्चुअल डॉम को ये चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 कंपोनेंट है, ठीक है। ये पूरी डॉम है। अब क्या किया इसने? रिएक्ट हमने बताया कि भाई इन दो कंपोनेंट को चेंज करना है। तो वर्चुअल डॉम क्या करेगा? इन वर्चुअल डॉम में पहले ये 2 कंपोनेंट चेंज होंगे, फिर रिएक्ट क्या करेगा? वर्चुअल डॉम को और जो एक्चुअल डॉम है उसको कंपेयर कराएगा और देखेगा क्या चेंजेस हैं। जो चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग वो डॉम को रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको खुद ब खुद डॉम को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जैसे कि इंपरेटिव प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जैसे कि जेक्वेरी में करते थे। जेक्वेरी में क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली मैनिपुलेट करते थे और वो बहुत ही कॉस्टली होता था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था, हेक्टिक होता था। तो बट जब रिएक्ट आ गया तो रिएक्ट ने क्या किया कि भाई रिएक्ट ने बोला कि मैं डिक्लेरेटिव हूँ, मुझे बताओ कि भाई क्या करना है, मैं अपने आप खुद ब खुद करूँगा, एफिशिएंटली करूँगा। तो यहाँ पे जो वर्चुअल डॉम है ये बहुत ही एफिशिएंटली रियल डॉम को मैनिपुलेट करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी स्पीड है वो बहुत बचती है, बहुत कम हो जाती है। और जो आपकी जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम था, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। इसकी वजह से रिएक्ट बहुत फेमस हो गया। अब जब रिएक्ट आ गया और दूसरी चीज़ रिएक्ट जब आया और रिएक्ट और उसके साथ साथ एंगुलर भी आ गया। नाउ अब एंगुलर और रिएक्ट में क्या डिफरेंस है? नाउ एंगुलर बेसिकली क्या है? एंगुलर एक फ्रेमवर्क है और रिएक्ट क्या है? एक लाइब्रेरी है। नाउ लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बारे में डिफरेंस समझिए। नाउ फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क एक स्कूल जैसा होता है। अब जैसे स्कूल में क्या है कि भाई आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ड्रेस में जाना है, आपको सबको विश करना है, आपको क्लास में इतनी देर रहना है। और रिएक्ट क्या है? आपको घर जैसा है। घर में क्या है कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो, आप फ्रीडम है, मतलब आप आते हो, आप बैग इधर फेंकते हो, आप कपड़े उधर फेंकते हो, कोई मतलब इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसी तरीके से फ्रेमवर्क में क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ने जेंगो यूज़ किया है, तो जेंगो में क्या होता है बेसिकली ऐप जो एक होता है टेम्पलेट फोल्डर होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप चेंज कर सकते हो लेकिन उसमें आपको बहुत सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि भाई टेम्पलेट को टेम्पलेट ही नाम रहने दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेमवर्क में क्या होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बट जेक्वेरी क्या है? रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, इसमें आपकी कंप्लीट फ्रीडम है, आप कुछ भी करिए, कोई वो नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो रिएक्ट और एंगुलर हैं ये बेसिकली वेबसाइट को अब कंपोनेंट बेस बनाने लगे। कंपोनेंट बेस मतलब क्या है कि कंपोनेंट क्या है? कुछ नहीं है, एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट क्या है? अब जैसे वेबसाइट को अगर मैं खोलूँ,
फॉर एग्जांपल यूट्यूब की वेबसाइट है, ठीक है, तो यूट्यूब की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर नैवबार है, तो नैवबार का एक कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट मतलब एक फंक्शन बनाएंगे। अब इस नैवबार का जो कंपोनेंट है इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट में किसी इस कंपोनेंट को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक फ्रीडम हो गई। इसकी वजह से रिएक्ट बहुत फेमस हुआ, मतलब कि इतना फेमस हुआ कि आप पता मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ। आप बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बट एंगुलर के भी कुछ प्रोज हैं। प्रोज क्या है कि भाई जो बड़े बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और दूसरी चीज़ एंगुलर जो है गूगल की तरफ से बैकअप है, और फेसबुक रिएक्ट जो है वो फेसबुक की तरफ से बैकअप है। तो एंगुलर जब बड़ी बड़ी टीमें होती हैं जो टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करती हैं, उनमें एंगुलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट रिएक्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि रिएक्ट में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब बहुत चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। आप जब मैं अभी आपको समझाऊंगा कि रिएक्ट में कोडिंग कैसे करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा कितनी आराम से हो जाती हैं, कोई ज़्यादा मतलब बेसिक चीज़ें नहीं होती हैं। और दूसरी चीज़ सिंगल पेज एप्लीकेशन आ गया। अब आप देख सकते हैं कि jQuery में क्या होता था कि भाई हमको कई सारे पेजेस बनाने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल about.html अलग बन रहा है, और न जाने कौन कौन से पेजेस हमें बनाने पड़ते थे। बट अब क्या है, रिएक्ट में सिर्फ हम एक पेज बनाएंगे और उसी में हम सारे चेंजेस करेंगे कंपोनेंट के थ्रू। तो देख सकते हैं ना कि कितना ज़्यादा ईजी टास्क हो गया। तो इसी वजह से रिएक्ट बहुत फेमस हुआ। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टूड वॉट एवर द थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। मतलब जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं बहुत ही डीप में मैं गया हूँ। अब आपको एक ऊपर एक हायर लेवल बन गया होगा कि रिएक्ट क्यों यूज़ करना चाहिए, रिएक्ट इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुआ। सो आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट डाउन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगा क्या आपकी क्वेरी है। और मैंने बहुत ही इजी टर्म्स में एक्सप्लेन किया है गाइस। और यार गाइस मैं बहुत मेहनत करता हूँ इन वीडियोस को क्रिएट करने में, तो गाइस सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर एंड मोर क्वालिटी कंटेंट एंड शेयर द वीडियो अमंग्स योर फ्रेंड्स सो दैट माई चैनल गेट्स लिटिल बिट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और रिएक्ट को कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे और समझेंगे रिएक्ट बेसिकली है क्या, ठीक है। सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।